इसलिए जो छोटा टॉपिक एथिक्स का है, ये मेंस में ज्यादा बड़ा पेपर, पूरा पेपर है। जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें एक पूरा पेपर है। और प्रीलिम्स में जो आपका सीसेट का पेपर है उसमें क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ये वाला पेन ठीक है, दूसरा व्हाइट सिलेक्ट करो। और विकास, क्या हाल है तुम्हारे? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? एथिक्स वो ब्रांच है ह्यूमन बिहेवियर की। ये सारी जो चीज है ये आपके ऐसे हिस्से का काम है जो आपको दिखाई नहीं देता। आपका एक तो ब्रेन है और दूसरा है माइंड। ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन जो घटना घटित होती है वो दोनों इन दोनों जगह होती है। जो पूरा आपकी जो लाइफ प्रोसेस है, ब्रेन तो समझ लो कि जैसे एक वायर है। एक वायर है मान लो एग्जांपल के तौर पे, और उस वायर में से जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, पास होती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है, होती है। हाथ लगा के देखो, बल्ब जला के देखो, लेकिन वायर तो नजर आता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आती। हिंदुस्तान की जो हमारी माइथोलॉजी है, जो हमारा योग दर्शन है, गीता है, इसमें मन के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। मन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, हिंदी में इसको मन कहते हैं। और इसको मस्तिष्क कहते हैं। मन एंड मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को बहुत क्लियर स्टडीड है, दिखाई देता है। आपके ब्रेन में जो भी कुछ हो रहा है वो एक जो वायर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं आपके आपके ब्रेन में क्या है, आपकी तंत्रिकाएं हैं। जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें जाल है, और आपके हर बॉडी पार्ट तक आपका जो पीछे वर्टिबल कॉलम है, इससे बहुत सारी जो है नर्व्स आ रहे हैं। आप हाथ उठा सकते हो, देख सकते हो। ये सब जो काम कर रहा है आपका ब्रेन कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है। और ये मेडिकल साइंस में प्रूव है कि अगर आपकी कोई एक नर्व काम करना बंद कर दे तो आपका पैर काम करना बंद कर देगा। लेकिन आपको देख के मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, आपको देख के, आप मुझे देख के आपके बारे में क्या सोच रहे हो, ये काम ब्रेन नहीं कर रहा, ये मन कर रहे, माइंड कर सकते। तो आप कहें तो ब्रेन एक हार्डवेयर है, तो माइंड एक सॉफ्टवेयर है। एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। आप मुझे कुछ माइंड कर रहा हो कि ये क्यों आ गया है, कब जाएगा, ऐसे ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके माइंड होगा अच्छा लग रहा है, एक नई चीज जानने को मिल रही है,
नहीं, मेरे मन में ये लेट क्यों आई है, ये रोज नहीं आते हैं, ये पढ़ाई पूरी तरह से अच्छे नहीं करते हैं, ये मेरा ब्रेन नहीं, ये मेरा माइंड करता है। आपका पढ़ने का मन है, आप कहते हो मेरा पढ़ने का ब्रेन है, या पढ़ने का ब्रेन नहीं है। आप कहते हो मेरा पढ़ने का मन है, मेरा काम करने का मन है, ठीक है। आप जो हाथ पांव हिल रहे हैं वो सब ब्रेन कर रहा है, लेकिन आप जो भी जीवन जी रहे हो वो आपका माइंड कर रहा है। और ये चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती। हमारे जो योग शास्त्र है, हमारी गीता है, हमारे दर्शन शास्त्र हैं, इनमें मन के विभिन्न प्रकार बताए। तो हम उनमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजी के जो लोग हैं, ये काम किसका है? साइकोलॉजी के लोगों का। जो मन की स्टडी कौन करता है? साइकोलॉजी के लोग करते हैं। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। और इसका जो काम करता है वो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसका इलाज करवाना है, कहां जाओगे? और इसका इलाज करवाना है तो कहां जाओगे? साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। अगर कुछ केमिकल लोचा हो गया है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है शरीर में, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं आपकी ब्रेन में, ऐसे हॉर्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आपकी ब्रेन मन से लेते हैं वो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो आपको खुश रखता है। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको, आपके मस्तिष्क को, आपको खुश रखता है, आपका मूड ठीक होता है। मूड के जितने डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर, आज मेरा मन नहीं, आज मैं डिप्रेशन जिसको आप कहते हो, अवसाद, मेरा मन दुनियादारी से हट गया है, हाँ, कभी कभी आप बड़े खुश होते हैं। जो मूड डिसऑर्डर्स है वो इस सेरोटोनिन केमिकल से जुड़े हुए हैं। सेरोटोनिन का लेवल अगर आपके ब्रेन में ठीक ठाक है तो आप, मूड आपका स्टेबल है। अगर इसका इसका लेवल कम हो गया सेरोटोनिन का, तो आपको मूड मूड का डिसऑर्डर हो गया। आप अच्छे से, बाकी लोगों से आप, जैसे लोग नाच रहे हैं शादी में, आप सोचे क्यों नाच रहे हैं, ये भी कोई जीव, ये क्या मिल रहा है इसको, ये क्यों जिंदा है? नहीं समझे मेरी बात? किसी ने अच्छी ड्रेस पहनी है, क्या रखा है इन कपड़ों में, ये सब चीजें आएंगी जब सेरोटोनिन का लेवल ठीक होता है आपके माइंड में, आप खुश होते हैं, आप फंक्शंस में। कभी कभी आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे कि कभी कभी ये लगता है कि ये दुनिया इतनी खुश कैसे है, मैं नहीं। कभी कभी ये थॉट आता है, आता होगा यार, लोग उनके पास, कई कई ऐसे लोग देखते होंगे जिनके पास आपसे कमतर है, आपसे नीचे खड़े हैं पायदान में, स्टेटस वाइज, पैसे से, लेकिन तुम्हें लगता है जब उनकी बातें सुनते हो, उनका जीवन देखते हो, तो तुम्हें लगता है ये इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये खुश है। तो मेरे पास इनकी बजाय बहुत कुछ है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसा होता है समटाइम्स, तो फील होता है। तो इसलिए होता है कि वो, उन्होंने अपना सब ठीक ठाक रखा हुआ। तो जो माइंड की जो हैप्पीनेस है, उसका रिलेशन जो है चीजों से नहीं।
केमिकल है डोपामीन। ये थोड़ा उन्माद पैदा करता है। जब आप थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हो आप, तो अखरोट सेरोटोनिन, अगर आप बीमार हो जाए तो ऐसे दवाइयां आती हैं जो आपके ब्रेन के सेरोटोनिन लेवल को ठीक ठाक करने के लिए देंगे, लंबी चल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बॉडी के सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं, जैसे मेडिटेशन, वॉकिंग, एरोबिक्स। जो आप थोड़ा बहुत, मान लो आपने थोड़ा सा ऐसे ऐसे या जो शुद्ध आप करते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, या कपालभाति या मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह करते हो, तो ये जितने भी बॉडी एक्सरसाइजेज हैं ये आप ये करना चाहिए। पीछे जो मास्क लगा रखा है, लड़के एक बार खड़ा होना, क्या क्यों लगा रखा है? मतलब अब किस बात का जुकाम का वो रखा है? क्यों इसको, क्या डर किस बात? ये आगे जाके तुम्हारे लिए बीमारी बनी, आप इससे पीछे छूटो, ठीक है? नहीं तो तुम्हें इसको उतारने का मन नहीं करे, फिर ये तुम्हारा जीवन का हिस्सा हो। अभी इस बीमारी का इलाज अभी कर लो, इससे कोई सुरक्षा नहीं है, इससे नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं फिलहाल। ये मैं कह रहा हूं, मैं साइंस का आदमी, इससे आपको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं। बाकी बैठ जाओ आपका जीवन, लेकिन इससे जितना जल्दी पीछे छुड़वा लेगी, नहीं तो ये बुरी बीमारी बन जाएगी। तो ये सब माइंड का तो खेल है, इनसिक्योरिटी है माइंड। तो एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये आपके सेरोटोनिन लेवल को ठीक करते हैं। इसलिए अगर आप सुबह सुबह कुछ करते हैं 10-15-20 मिनट अपने बॉडी एक्सरसाइज, तो आपका दिन अच्छा गुजरता है, और इसीलिए कि आपका मूड ठीक रहता है। लड़कियों को खासकर ध्यान रखें, जितने ज्यादा मूड डिसऑर्डर्स लड़कियों में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं, उतने मेल्स में नहीं। मेल्स में मूड डिसऑर्डर्स जो है कम होते हैं। उसके सोशल रीजंस, जितना तनाव, जितना स्ट्रेस, मतलब यहां से सुरक्षित घर जाने का भी जो तनाव है, वो इन लड़कों में नहीं है, लड़कियों में। और शादी के बाद ये चीजें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो एक जगह से पौधे को उखाड़ के वो दूसरी जगह लगाया जाता है, और वहां पे उसको वातावरण ठीक नहीं मिलता, तो मूड डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। आपकी बॉडी के साथ, फीमेल की जो बॉडी है उसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आप लोगों को खासकर ध्यान, बहुत सारी चीजें बीइंग गर्ल्स आप नहीं कर सकती जो लड़के कर लेते। बिना बात की बातें, हाँ हाँ हो हाँ, किसी को देख के हुटिंग सीटी बजाना, मन भी करे तो नहीं कर सकते, सोसाइटी ऐसा। तो इनके जो मन के जो तनाव, ये इनके बहुत सारे रीजन सोसाइटी ने दे दिए, ये वो निकाल देते। दारू पी लेते हैं शाम को कुछ लोग, सिगरेट दो सुट्टे लगा लिए थोड़ी देर के लिए, उसी से मतलब जो है जर्दा खा लिया थोड़ा सा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये उस तनाव को थोड़ा, ये तनाव को ठीक करने के सही साधन नहीं है, लेकिन इनके पास साधन है, जो कि फीमेल्स जो है इन साधनों का बहुत कम चुनाव कर। इसलिए आपके पास अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के बहुत सीमित संसाधन है, और उन सीमित संसाधनों में सबसे अच्छा संसाधन है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, जिसको सोसाइटी के सामने कर सकती हो, घर वालों के सामने कर सकते हो, किसी के सामने कर सकते हो, कोई भी आपको ये नहीं करा ये क्यों कर रही। तो सभी लड़कियों को अपने अपने शरीर के लिए सुबह आधा घंटा देना चाहिए।
आप इसको दवाई की तरह मान। अखरोट है, बादाम है, फ्लैक्स सीड आते हैं, मार्केट में भुने हुए भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, सस्ते हैं, ज्यादा नहीं है। क्या बोलते हैं फ्लैक्स को हिंदी में? हैं? हैं? अलसी। अलसी के बीज आते हैं, आजकल मार्केट में मिलते हैं सारे स्टॉल्स में। अब वो रोस्टेड भी आते हैं, उसमें नमक भी, जैसे बाबा रामदेव का आते हैं, नमक मिला मिलाया आता है। तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है कि अखरोट में, बादाम में, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए, अच्छा कोई तार अगर कट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसमें से करंट नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। तो अगर आपके न्यूरॉन्स ठीक ठाक नहीं है, तो उनमें से सेंसेशन भी ठीक नहीं जाएगी, तो मन अपने आप खराब हो जाएगा। तो अगर आप 2 अखरोट रोज खा लेते हो, 4 बादाम भिगो खा लेते हो, मान लो फ्लैक्स सीड भी आप थोड़ा लेंगे, तो उससे न्यूट्रिशनली आपका जो सेरोटोनिन का जो लेवल, वो थोड़ा मेंटेन रहता है। डोपामिन्स तब आते हैं जब बहुत ही एक्साइटिंग काम करते हैं, मेरा मन कर रहा है इसको मतलब कुछ भी करूं, वो ताकत आ जाती है कुछ लोगों में। आप देख, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। डोपामिन जो लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, ये सारे जो आपके केमिकल जो बैलेंस है आपकी, उस सबको मेंटेन करती, तो अपने माइंड को कंट्रोल करती। आपका जो माइंड है, इसके मुख्य मुख्य मुझे चाहे तो 3 भाग हो सकते हैं। एक तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को तो छोड़ो, दो हम देखो, आपके माइंड के 2 मुख्य हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड अब आपका काम कर रहा है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप आपको कौन सा माइंड काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी कॉन्शियस माइंड। मैंने कहा खड़े हो जाओ, मैंने कहा प्राची खड़े हो जाओ, प्राची खड़ी हो जाएगी। मैं वो प्राची बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओगे। मैं जो समझा रहा हूं, इस वक्त जो आप समझ रहे हो, वो इस समय आपका कॉन्शियस माइंड काम है। लेकिन आपके जो 24 घंटे कैसे गुजरते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का। आपकी मम्मी ने आपको जिन कामों के लिए डांटा है, क्या आपने वो दोबारा नहीं किया? थोड़ी देर के लिए आपने नहीं किया ना? जैसे आपने बहुत तेज म्यूजिक में आप चला चला के डांस कर रही, मम्मी लड़की छोरी क्या कर रही है? आर्यन हम छोरी बोल रहे, छोरी क्या कर रही है? ठीक है मम्मी, मैं बंद कर देता हूँ। कर दिया आपने बंद, और मम्मी जाने के बाद फिर जब आपकी मम्मी ने आपको कहा तो आप रुक गए, वो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो आप कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम। सबकॉन्शियस माइंड, आप ऐसा समझ लो कि आपके जीवन में जो भी कुछ, आप सुखी रहोगे, दुखी रहोगे, आपका जीवन कैसा होने वाला है, वो किस पे डिपेंड करेगा? सबकॉन्शियस।
और इस सबकॉन्शियस माइंड से ही आपके क्या बनते हैं, हैबिट्स। जो आपकी जो आदतें हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस जो पार्ट है ब्रेन, जिसको आप संस्कार कहते हैं। जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आप क्या हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाता है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू जाता है। आप सुन लो कि आपका ये ब्रेन है, मान लो, या आपका जो माइंड है, अब इसके ये घर मान लो, इसमें हमने दो चौकीदार खड़े कर दिए। बहुत दिन बाद आया कौन, कहां था अब तक, क्यों, कहां था अब तक, कल आया था, इससे पहले कहां था, एग्जाम थे। कॉन्शियस माइंड चौकीदार की तरह, वॉचमैन है। जो आप कुछ भी गलत करते हो सोसाइटी के हिसाब से, एक बार कहीं ना अंदर से आवाज, अंदर से कोई रोकता है, आता है ना कहीं से, ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं, गेटिंग और नॉट। जो भी आपको ठीक नहीं लगता, आपके हाथ कोई ऐसा वीडियो लग गया जो आप पहले देखते आपको लगता है ये देखना ठीक नहीं, लेकिन आप उसको देख, एक बार रोका किसी ने, लेकिन कौन देख रहा है, क्या बिगड़ता है, कोई नहीं देख रहा, मैंने इस वीडियो को देखा। अब बिल्कुल ये वैसे ही है कि चौकीदार को धक्का मार दिया, हट मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने रोका एक बार, लेकिन आप अंदर चले गए। ऐसे ही जब हम जन्म लेते हैं, जहां हमारा घर, हमारा पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्कूल्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब मिलके जो जो इंफॉर्मेशन इसमें गई है, ये बिल्कुल एक तरह सीडी है या पेन ड्राइव है आपका। अगर पेन ड्राइव में गाने भरे हुए तो भजन नहीं भरे बजेंगे, यस और नॉट। अगर आपने एक पेन ड्राइव में फिल्मी गाने डाल दिए और फिर आप सोचो इसमें भजन चल जाए, चल जाएंगे, और आपका स्पेस उतना ही है, तो अगर उसमें फिल्म भजन डालने हैं तो पहले गाने हटाने पड़ेंगे, यस और नो। आपका जो पेन ड्राइव है, जो मेमोरी है, जो एक्सपीरियंसेस आपके, जब आप लड़की हो, आप जैसे जब सुसाइड, थोड़ा पहली बार आपने कभी थोड़ा कॉन्शियसली आप बाहर निकली होंगी, जैसे मान लो आप 7th 8th में, उससे पहले अगर आपकी मम्मी ने आपको थोड़ा ट्रेनिंग दी, बेटा सीधे जाना, किसी से बात मत करना, थोड़ा इंगित लड़कों की तरफ होता है ना, और मान लो मम्मी ने भी नहीं की है, मम्मी ने मतलब ऐसी स्टेज को कुछ बताया, और पहली बार आप निकले घर से और पहली बार एक अनुभव किया,
वो अनुभव आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उतना फास्ट होता है जो चौकीदार को नहीं दिखता। और वो अनुभव जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके जमा है। आगे से वैसी सिचुएशन आएगी तो आपका माइंड में पहले एक मेमोरी पड़ी हुई हो कि अगर मैं किसी लड़के के पास से गुजरूंगी तो इसका ये रिएक्शन होगा, तो मुझे अब की बार ये कर, अगली बार आपने कुछ और किया, फिर उससे भी आपको लगता है अच्छा ये किया तो इसका ये, उसने ऐसे रिएक्ट किया इस बात पे, अगली बार मैं कुछ और करूंगी। तो वो क्या हुआ, आपने एक अनुभव लिया। जब आप स्कूल से कॉलेजेस आए तो कॉलेज के बारे में फिल्मों में देखा होगा, कॉलेज के बारे में फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब यहां आए तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो कॉलेज की फिल्म लाइफ, तो कॉलेज लाइफ फिल्मों में दिखाते हैं वो तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हें लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जब आप पहली बार क्या कॉलेज में आए, तो जब तुम क्लास से चले गए, क्लास अटेंड नहीं की, तो किसी टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे माइंड में सोचा यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है, मैं क्लास में जाऊं ना जाऊं फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सपीरियंस यहाँ। तो जब 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 जो भी लाइफ में कुछ भी होता है, लड़कों को ये सिखाया जाता है ना, ये तेरी बहन है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी मौसी है तो सब फीमेल्स, लेकिन आपको व्यवहार सिखाया जाता है ना, आपको नॉर्म्स बताए जाते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स बताती है, मम्मी बताती है बेटा इस उनको दादी हैं, उनके पैर छूना है। हाँ, अगर आप बचपन में आप सिखाए दादी के पैर खींचना है, देन तो आप छू के नहीं खींचो। कि जो जो प्रथम गुरु माँ होती है, या जो आपकी स्कूलिंग होती है, आपके फ्रेंड्स जो है ना इस सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स का बड़ा अहम योगदान होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी हर बात। आपका फ्रेंड ऐसा होता है जो आप अपनी मम्मी को भी नहीं बताते हो लेकिन अपनी सहेली को बता देती हो, या लड़के अपने फ्रेंड को बता देते हैं लेकिन अपने पापा को नहीं बताती है, मम्मी को नहीं। क्योंकि वहां आपको माइंड को पता है कि खतरा नहीं है, बाद में हो सकता हो जाए, लेकिन उस समय लगता है खतरा नहीं। तो जो जो भी सारी बातें हैं आप अपने उनसे शेयर करते हैं, वो आपको इसके बदले अनुभव देते हैं, वो सारे अनुभव जो है यहाँ धीरे 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 जमा होते चले जाते हैं। तो जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आग को पहली बार हाथ लगा, आपकी मम्मी ने कहा होगा कुकर गर्म है, लेकिन आपका मन किया हो कभी बचपन में, जिस दिन कुकर को हाथ लग गया उसके बाद दोबारा नहीं छुआ, नहीं समझ रहे हो? क्योंकि बताने से समझ में आ ही नहीं रहा था, एक्सपीरियंस से आया। तो एक बार जो है, मान लो हेलमेट पहनना चाहिए, या एक बार गिर जाए या एक बार बड़े वाला चालान कट जाए, उसके बाद हेलमेट नहीं उतरे। तो बताने की बजाय एक्सपीरियंस हम जब चीजों घटनाओं का करते थे, वो घटनाएं हमारे माइंड में। तो आप जो भी आप करते हो ऑलरेडी वो सब चीजें करते हो जो आपके अनुभव में, आपके विचार वही हैं जो आपने अब तक अनुभव किए, वो सारे के सारे अनुभव जो आपके हैबिट्स, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए कॉन्शियसली, कॉन्शियस का मतलब जागरूक से, ये सुषुप्त दिमाग, ये ऐसा दिमाग है जो जो अच्छे और बुरे का नहीं पता होता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाता। गेटिंग और नॉट, सबकॉन्शियस माइंड थॉट में विश्वास रखता है, सही थॉट है गलत थॉट है, ये सिर्फ यही माइंड पहचान सकता
सही थॉट है या गलत थॉट है, ये आपका कॉन्शियस माइंड, जो जागरूक माइंड है आपका, यही पहचानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सही गलत से उसको लेना देना नहीं है, उसको तो विचार से मतलब है। अगर कोई विचार प्रभावी तरीके से, ये समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक ऐसी फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ भूमि है, उस पे अगर आपने बबूल का बीज डाल दिया तो वो भी बहुत अच्छे से उगेगा, और अगर आपने आम का डाल दिया वो भी अच्छे से उगेगा। लिसन से मेरी बात, अगर थोट गलत गया तब भी वो उसको उतना ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करवाएगा, अगर थोट गलत गया तब भी। सही और गलत तो बस इसी गेट पे रह के बात बन जाए तो बन जाती। कॉन्शियस माइंड अगर आपको रोक पाता, लेकिन कॉन्शियस माइंड जब आपको नहीं रोक पाता है, कोई थॉट आपके डीप माइंड में चला जाता है, वहां पे सही और गलत। इसलिए इसलिए आप बहुत सारी वो चीजें बार बार करते हो जो आपको रोका है, और कितनी देर नहीं करते हो। जैसे एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो तो उस समय पेपर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उस समय आप पूरी तरह से कॉन्शियस होते हो कि अब की बार तो साल में शुरू से टाइम टेबल बनाऊंगी या बनाऊंगा, और टाइम से किताबें खरीदूंगा, अब की बार तो सारी क्लास अटेंड करनी है, टाइम से नोट्स बनाने हैं, और मैं अब की बार तो अगले साल की गलती करनी ही नहीं है। और जैसे पेपर खत्म हुआ, वो जो कॉन्शियस माइंड था उसने काम करना बंद कर दिया, और अगले साल वो ही करते हैं जो पिछले कई साल से। फिर एग्जाम टाइम पे फिर अपने आप से वादा करते हैं। जब डर आता है तब तब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब वो डर हट जाता है, यानी सब कॉन्शियसनेस हट जाती है, फिर आप वही करते हो। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनमें वादा किया होगा कि भगवान आज आज बचा ले, इसके बाद आज के बाद नहीं। उसके बाद जब आप वो आपने काम कर दिया, उस काम करने के बाद 10-15 दिन बाद आप उस काम को फिर दोहरा दिया। अब वो जो आपसे जो रोक रहा था वो कॉन्शियस माइंड था, और जो करवा रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड। इसलिए अच्छे जो विचार है, जैसे मंत्र उच्चारण है, रात को कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ के रात को सोना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई मोटिवेशनल टॉक सुन ली किसी के, किसी की अच्छी किताब पढ़ी आपने, और लास्ट में आपने क्या किया, जैसे आप बेड पे जाते हो तो लास्ट एक्टिविटी क्या की आपने, लास्ट में क्या देखा या क्या सुना। बेड पे जो लास्ट इवेंट है आपका, आपने क्या सुना या क्या देखा या क्या पढ़ा, वो पूरी रात आपके माइंड को घुमाता। वो इंफॉर्मेशन जो है पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको घुमाता रहे। आप कभी ये ध्यान करके देखो कि आपने कभी ये सोचा हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका माइंड जो है 5 बजे के आसपास आपको, सबकॉन्शियस माइंड आपका, क्योंकि आपने वो जो कमांड दी है वो सबकॉन्शियस माइंड को दी है, कि सोने के बाद तो आपको ध्यान नहीं रहता ना 5 बजे उठना है, तो फिर किसको बता रहे हो? यस और नॉट? आप किसको कह रहे हो कि 5 बजे उठना है? उस बंदे को जो सोने के बाद उसको पता नहीं चलेगा 5 बजे कब बजे। इसका मतलब आप जिसको अभी कह रहे हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और आपने 5 बजे अच्छे से सोच के सोना कि 5 बजे उठना है। एक बार आपको इंडिकेशन जरूर मिलता है 5 बजे, भले आप उसको ना करो आगे, सो जाओ बल्कि, लेकिन एक बार जरूर आपके माइंड आपको बताता है 5 बज के उड़ जाओ। आप इसको रोज करके देख सकते हो। तो
अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, मान लो सुबह 4 बजे की, तो कब कहते यार मुझे आज नींद नहीं आई, पूरी रात ये चलता रहा कि ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। वो सब कौन कर रहा था? सब कुछ माइंड कर रहा था। आप जब साइकिल सीखी होगी, आपने जो जो ट्रेन जो आपको ड्राइविंग सिखा, कार की ड्राइविंग, तो आप जब पहली बार आप ड्राइविंग सीखोगे तो आपको बताया जाएगा ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है, एबीसी करके एक्सीलेटर, ए बी सी उल्टा, इधर एक्सीलेटर होगा, बीच में ब्रेक होगा, इधर क्लच होगा। और आप पहली बार देखेंगे ये मैं ब्रेक पे पैर रख रही हूं या रख रहा हूं या क्लच पे पैर रख रहा हूं, बहुत कॉन्शियसली आप उसको करेंगे। लेकिन 20 दिन बाद आपके पैर कब ब्रेक पे जाने हैं, कब एक्सीलेटर पे जाने हैं, कब क्लच पे जाने हैं, आपके पैर अपने आप काम करते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होता है, इधर गाने बज रहे हैं, इधर आप जिससे बात कर रहे हो और आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो कौन सा गियर कब लगना है, कब गियर कम करना है, कब एक्सीलेटर करना है, अपने आप होता है ना। ऐसे बाइक में कर लो, तो वो जो ट्रेनिंग है वो किसने ली है? सबकॉन्शियस माइंड ने ली। आप जो डांस की रिहर्सल करते हो वो कहाँ जाता है? आपके सीडी में, आपके जो पेन ड्राइव आपके सबकॉन्शियस में जाता है, तो सबकॉन्शियस याद दिलाता है इस ट्यून पे ऐसे बोल, ऐसे करना है। तो जो भी ट्रेनिंग पार्ट आपका होता है वो, इसलिए बहुत सारे आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे इनके चल रहे हैं। कोई भी अगर आपको हैबिट को परिवर्तन अगर करना है तो आप जो है 21 दिन उस हैबिट का लगातार करें। जैसे आपको 5 बजे उठना है तो 21 दिन तक लगातार 5 बजे उठो। कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं, कंप्यूटराइज नहीं है। लेकिन अगर आप 1 महीने लगातार बिना ब्रेक के 5 बजे उठ गए तो आपको उसके बाद 5 बजे उठने के लिए मशक्कत नहीं, आपका माइंड ट्रेंड हो गया। अगर आपको लगता है आपके व्यक्तित्व में कोई कमी है, और सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी, सब कोई पूर्ण नहीं होता जो इंसान है उसमें। लेकिन आपको लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज है, एक आध चीज जो मुझको हटाना चाहता हूं, हटाने के लिए हटाने के लिए प्रयास नहीं करना। जैसे मान लो आप किसी चीज को कल पे टालते हो, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नहीं कहते हैं कल कर लेंगे, ये बुरी आदत है। और कभी कभी ना इससे बहुत बड़े बड़े अवसर छूट जाते हैं। जैसे मान लो आप किसी के पैसे मांगते हो 5 लाख रुपए, और आप सोचे ले लेंगे, कल ले लेंगे, और रात को उसको हार्ट अटैक। समझे मेरी बात? आप फॉर्म भर रहे हैं, कल लास्ट डेट है, कल कर देंगे, और उस दिन मान लो सर्वर बैठ गए, चल नहीं रहा। आप एग्जाम देने गए, आप सोचे 10 मिनट पहुंच जाएंगे, आपने 10 मिनट का ही मार्जिन रखा और जाम लग गया, या आपकी स्कूटी पंक्चर होगी, या जिस ऑटो में जा रहे उसमें खराब जाएगी फिर। तो आपको अगर एग्जाम देने जाना है तो 1 घंटे का मार्जिन, इमरजेंसी हो गया। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, आप में से, हम में से, आप पता नहीं हम कहाँ होते हैं आज। एक छोटी सी जो गंदी आदत है, चीजों को कल पे टालना, बहुत बड़ी आदत नहीं है, लेकिन बहुत छोटी आदत भी नहीं है, और इसको हमें कभी बुरी आदत लगती भी नहीं है।
लगता है कि बुरी आदत है, अंदर से महसूस भी नहीं करते। मैं दावा करता हूं अगर आप में से हम सब लोग इस चीज को हटा दें तो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा परिवर्तन आप रोज महसूस करो। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए एक खराब, मैंने कहा ना, कोई चीज आपकी माइंड में चली गई है, उसको रिप्लेस करने के लिए अच्छी चीज डालनी है। रिप्लेस करने में ताकत नहीं लगानी है, गेटिंग और नॉट। ये नहीं करना नहीं मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना है, हटाना है, हटाना, ऐसा नहीं। नहीं, आपको क्या करना है, चीजों को समय पे करना शुरू कर देना। जब भी कोई काम आए उसको करो। जब भी कोई काम आए, कल में मत टालो कि कल ये चैप्टर कल कर लेंगे, उस चैप्टर को अभी करो। अगर आप एक महीने ऐसा करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की बजाय पंक्चुअलिटी चली जाएगी। यानी कि एक आदत अपने आप रिप्लेस होके आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हट गया और क्या लग गया। तो अपने, इसलिए बहुत सारे जो योगा गुरु हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आपको एक उठा लो उसको, 21 दिन का आपको कोर्स करवाते हैं। वो 21 दिन का कोर्स क्या होता है, आपके माइंड को वैसी उस आदत की ट्रेनिंग टीचर। और जब वो आदत आदत बनती कैसे है, पहले क्या आता है, होठ। शुरुआत कहां से होती है, विचार। आज तक आपने पहले पहले एक्शन किए हैं या थॉट आया है? पहले विचार आता है ना, और विचार आता है, और विचार आने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता है। कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, आत्मा। हम्म? तो थॉट आ गया। अगर आपने एक ऐसे गेस्ट को, अगर आप बताओ, जैसे आपके घर आपको कोई गेस्ट आता है, दोस्त आता है, अगर आप आते चाय पानी बर्फी नमकीन रखोगे तो फिर आएगा वो नेचुरली। अगर आप किसी का वेलकम बढ़िया कर दो तो वो दोबारा आएगा। ऐसे ही आपका थॉट, किसी थॉट को अगर आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया है तो बार बार आएगा। जब कोई भी थॉट जो है पहली बार में आप एक्शन में, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विचार आया और उस थॉट को कोई ऐसी मशीनरी है, कोई ऐसा अडेप्टर है। विचार तो ये भी आ रहा होगा आपके बहुत सारा मन में भी, कब जाए यहां से, लेकिन आप जा तो नहीं सकते। तो जो थॉट आता है, अगर कोई भी थॉट रिपीटेडली आ रहा है, बहुत बार थॉट आया, वो थॉट जो है सिर्फ एक्शन बन, एक्शन कब बनता है, जब विचार आप पे प्रभाव हो, आपको प्रभाव में ले ले। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, कर लो, बहुत सोचा, ठीक है। सिंपली आपकी लाइफ में हुआ होगा, आप सब मैच्योर हो, किसी लड़के ने किसी लड़की से दोस्ती, या किसी लड़के ने किसी लड़के से दोस्ती करते हो तरफ,
बहुत बार सोचा हो, बहुत बार माइंड ने रोका हो और फिर कर ले, यानी कि वो थॉट जो है कॉन्शियस माइंड आपका रोक ले, तो आपने वो एक्शन ले लिया। ऐसे आपने जब एक्शन ले लेते हो और फिर इस एक्शन को भी रिपीट कर, एक स्टेज अभी है बाकी। अगर मान लो आपने एक्शन ले लिया और यहां पे आप कॉन्शियस हो गए, यार कर तो दिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, आगे से नहीं करूंगा, तो यहां पे भी एक बार फिर थॉट आता है कि कर तो दिया। और कभी आपको ध्यान होगा, एक बार किसी चीज को करने से बहुत कम बार नुकसान होता है। कोई गलत चीज आपसे स्टेप हो भी गया तो उसके परिणाम इतने बुरे नहीं आते। एक आध बार चीजें इतनी प्रभावी हमारी लाइफ में नहीं होगा। एक आध बार आपने क्लास छोड़ दी तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन रिपीटेडली क्लास छोड़ना शुरू कर दो, मतलब जिस दिन आपने क्लास छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ आप कहीं पार्टी वार्टी में चले गए और शाम को घर लौटे तो दिमाग में एक थॉट आया कि ये ठीक नहीं किया, चलो आज तो हो गया लेकिन मैं आगे से क्लास को बंद करके मैं कोई मूवी देखने या किसी पार्टी में भी जाऊं। आपके मन में थॉट आया और आप अब भी आपके पास उसको रोकने की पावर थी, लेकिन अगर आपने इस एक्शन को नहीं रोका और रिपीट किया रिपीट किया रिपीट किया तो फिर वो आपकी बन जाएगी मोबाइल। सब देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल मोबाइल। तो रिपीटेडली जब आप चीजों करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और कोई भी हैबिट एक लंबे समय तक वो आपका संस्कार, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो आप कभी कभी देखते हो कुछ लोग ऐसे होते दूसरे को दुखी करने में उसको आनंद आता है, वो तुम्हारा माइंड क्वेश्चन करता है कि यार दूसरे को परेशान करने में ये आदमी क्यों परेशान कर रहा है, या कोई किसी का मर्डर क्यों कर रहा है, या कोई डकैती क्यों डाल रहा है, या कोई चोरी क्यों कर रहा है। कभी चोर सोचता है कि चोरी कोई क्यों करता है, आप सोचते हो। तो वो डकैत बना है, वो चोर बना है, वो जो हैबिट है संस्कार बन गए, अब वो परमानेंट फाइल में चली गई। तो जो आपके जो लड़की संस्कारी है या लड़का संस्कारी है, उसका मतलब यही है कि आप अपने मन पे आपका कितना काबू है, और वो काबू है कॉन्शियसनेस। मन का भारतीय उसमें घोड़े से या बंदर से इसकी तुलना की कि मन तो घोड़ा है, उस पर अगर आप सवार, अब जहां घोड़ा ले जाए, अगर आप घोड़े पे सवार हो, घोड़ा आपका काबू में ना हो, तो जहां घोड़ा ले जाए, आपको कुएं में ले जाए या कांटों में ले जाए, तो वो अच्छी स्थिति है। या फिर घोड़े की चाबुक आपके हाथ में और आप जहां चाहो वहां घोड़ा आपको ले। तो भारत का जो दर्शन है, फिलोसफी है, वो इस बात की है, श्री कृष्ण ने गीता में भी इसका जिक्र किया। रथ, सारथी, रथी और 5 घोड़े। तो उस शरीर को एक रथ बताया,
जो 5 घोड़े जो है वो मन, वो चाबुक किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। घोड़े की जो वो नकेल है वो किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। और सारथी को कहा जाना है कौन बोलेगा? मास्टर बोलेगा, जो उसका मालिक है रथ में बैठने वाला। और उस मालिक को कौन कहेगा कि कहां जाना? नहीं समझे मेरी बात? घोड़ों को तो कौन बताएगा जाना कहां है? जो सारथी, जिसके हाथ में नकेल है। और सारथी को कौन बताएगा? जो उसके पीछे बैठा है। जैसे आपका ड्राइवर को आप कहो कि वहां चलना है, ड्राइवर को मालिक बताएगा। मालिक कौन? तो घोड़े जो मन है, एक मन कहा है उन्होंने, मन के बाद बुद्धि कहा। जो मन है वो घोड़े हैं, जो सारथी है वो बुद्धि है। और बुद्धि से ऊपर जो है वो आपका एक सूक्ष्म मन है, प्रज्ञा जिसको कहते हैं, विजडम। इसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान कहां से आएगा? जिससे हम बने। हम है कौन? इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है या इससे बाहर हो? तो जो जिस इस परमपिता परमात्मा के हम हिस्से हैं, अगर हमारा कनेक्शन वहां नहीं, तो हमारी प्रज्ञा जो है, हमारा जो विवेक है, वो गड़बड़ा जाएगा। गेटिंग नॉट? जो रथ में बैठा मास्टर है, उस मास्टर को ही नहीं पता कहां जाना है, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। तो सारथी अपने आप अनकंट्रोल हो जाएगा। तो जब सारथी को नहीं पता फिर घोड़े जानते नहीं। इसका मतलब गलती कहां शुरू होती है? जो मास्टर है, घोड़े की गलती नहीं है, किसी गलती है, मालिक की गलती है जिसका रथ है, उसी को ही नहीं पता। उसको कैसे पता चलेगा? इसलिए श्री कृष्ण ने इसमें गीता में बोला है कि जिस परम शक्ति का आप अंश हो, अगर आप उससे जुड़े रहे, प्रार्थनाओं से, भक्ति से, तो आपका जो विवेक है वो जागृत रहता है। सही और गलत की जो, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि आप सब लोग, हम सब लोग, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सब लोग अपने ऐसे शरीर की तो परवाह करते हैं, इस शरीर की तो परवाह करते हैं, इसके लिए डंबल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लड़कियां पार्लर जाती हैं, लड़के कुछ और करते हैं। लेकिन जो हमारा माइंड है, उसकी, जो शरीर की हेल्थ के लिए तो आप सब करते हो, लेकिन माइंड की हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते हो। और एक्चुअल में कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है। शरीर तो एक हार्डवेयर है बस। इसलिए योगी पुरुष क्या कहते हैं कि जो हमारा विवेक, उस विवेक को उस परमपिता परमात्मा से अगर हम जोड़े रखते हैं, उसकी भक्ति से, प्राणायाम से, योग से,
उससे अगर हम जोड़े रखते हैं अपने आप को, तो हमारा विवेक जो है, हमारी प्रज्ञा है, वो बनी रहती है। इसका मतलब मास्टर को पता और सही और गलत को जो जो बीच में जो अंतर करने वाली स्थिति है, वो कौन है? विवेक, आपकी प्रज्ञा है। और जब वो आपकी, इसलिए योगी पुरुष जो है, जो भी, जैसे विवेकानंद या दयानंद, जो भी आप पढ़ते हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्या किया? उस परम शक्ति से जिसके हम अंश हैं, उससे हम रोज जुड़ते हैं। आपको अपने माइंड को चार्ज करने की, मोबाइल आपका रोज चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आप अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को, विवेक को जो है, रोज ईश्वर भक्ति से, मेडिटेशन से, अच्छी चीजों से, अच्छे कार्यों से करते रहते हो, तो आपका विवेक जो है, आपकी प्रज्ञा जो है, वो बनी रहती है। उसमें सही और गलत को, जितना ज्यादा आपकी प्रज्ञा कॉन्शियस रहेगी, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब चौकीदार स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो? अगर आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग है, वो कब आएगी? योग से, प्राणायाम से, ईश्वर भक्ति से, अच्छे गुरु की शिक्षा से। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते, चौकीदार स्ट्रॉन्ग हो जाते, जब चौकीदार स्ट्रॉन्ग हो जाते, तो कोई भी गलत आदमी एंट्री नहीं कर सकता। यानी कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी गलत थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश नहीं करेगा, अच्छे विचार करेंगे, तो आप अच्छे कार्य करोगे। अच्छे कार्य करोगे, आपका जीवन अपने आप उत्तम हो जाएगा। आपके एक्शन अच्छे होंगे, तो आपका लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो जो मास्टर स्ट्रॉन्ग है, मास्टर को पता है कि कहां जाना है। अगर थोड़ा सा भी उसने इधर उधर मोड़ा, साथ ही भाई कहां जा रहा है, कैसा नॉट। जैसे लड़कियों, कई बार आप जाओ, ऑटो कर लो आप, और आपको घर का रास्ता आपको पक्का वाला पता है, और ऑटो वाले ने थोड़ा सा भी, हाँ भैया, हाँ यार, अगर आपको ही नहीं पता आपके घर का रास्ता, तो ऑटो वाला आपको गेम ले सकता। तो आप इतने जागरूक हैं कि थोड़ा सा भी एक मोड़ गलत लिया, आपको पता है गलत मोड़ जा रहा है और मेरी लाइफ खतरे में हो सकती है, तुरंत आप भैया रोको, ये रास्ता है, ऐसे चलो। तो जब मास्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो जो आपकी बुद्धि है, वो शुद्ध शुद्ध रहेगी। जब बुद्धि रहेगी, तो बुद्धि कंट्रोल किसको करती है? मन को। तो मन, बुद्धि, प्रज्ञा, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप सोचो, काम करने की कहां जरूरत है? मन पे काम करने की जरूरत है, ऊपर काम करने की जरूरत है? ऊपर काम, मन तो स्लेव, दास। मन तो मास्टर तब बनेगा जब मास्टर कमजोर हो जाए। यस और नॉट? जब जब घोड़ों को चलाने वाला कमजोर हो जाएगा, तो घोड़े ताकतवर हो जाएंगे। कहते नहीं हो कि मैं तो अच्छे अच्छे घोड़ों को काबू कर लेता हूं ना, कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आप ताकतवर, आप यू कैन कंट्रोल। सो अब आपको सोचो कि माइंड पे काम करने की कितनी जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड में को ठीक करने के लिए एक तरीका और, विजुअलाइजेशन। तुम भी करते हो विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन समझते हो? आपने भी किया होगा बहुत बार। मान लो किसी ने आपको मिलने का समय दे दिया, कल सुबह, कल शाम को 5 बजे मिलेंगे, या कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, तो रात भर आपका माइंड क्या करेगा? विजुअलाइजेशन का। मैं सुबह ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं पहनूंगी, मैं जाऊंगा तो उससे पहले ऐसे बात करूंगी, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ये बात बोलूंगा तो क्या लगेगा। ये पूरा आपका माइंड जो है उस पर
उसको विजुअलाइज करता ही नहीं करता। इसको आप प्लानिंग कहते हो। आपके माइंड में वो सब चीजें फिल्म की तरह घूमती है। जिस विजुअलाइजेशन आप चाहो तो एक प्रैक्टिस में आपको बंद आंख कहूँ तुम आंख बंद कर लो, मैं कहूँ कि अपनी मम्मी को देखो। तो आप जो है घर में रहते हो तो मोस्टली पता है कि मेरी मम्मी इस वक्त कहाँ हो। तो आंख बंद करके आप देख सकते हो कि उस वाले कमरे में मेरी मम्मी इस वक्त इस टाइम पे तो लेटती है, तो लेटी हुई। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अपने अपने घर जाओ, हाँ वैसे बैठे आंख बंद करके, तो आप यहाँ से कॉलेज, यहाँ से रास्ता देखो, कॉलेज से निकली, मैं इस ऑटो पे बैठी, किस गली में गई या उस गली में गया, हमारे घर का जो गेट है वो इस कलर का, मैंने घंटी बजाई, मेरी मम्मी आई खोलने के लिए, मैं गई, मैंने अपने कपड़े पहने, उसके बाद मैं लेट गई, मेरी मम्मी चाय लेके आई, लेट गई तो थप्पड़ पड़ेगा या डांट पड़ेगी, या सब सब आप जो चीजें जो है, मैं आपसे कहूँ जाके अपने रूम में लेट जाओ, तो आप जहां बैठे बैठे अपने रूम में जाके लेट सकते। मैं कहूंगी एक कल्पना करो कि आप एक बहुत सुंदर शहर में हो, चारों तरफ गुलाब के फूल हैं, सामने जो है एक झरना बह रहा है, तो आप आंख बंद करके उन चीजों को इमेजिन करते चले जाओ। ये आपकी मन की शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है कि आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर को देख सकते, क्या देख सकते हो कि हमारे घर में इस वक्त क्या हो रहा हो। तो वो ताकत कहां से है आपकी? आपकी मन की शक्ति, विजुअलाइजेशन से। और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रो ट्रेवल, जो अब ये बता देते हैं कि तुम्हारे घर का दरवाजा हरा है, जैसे ये बना हुआ है, क्या नाम है, अरे बाबा कौन सा प्रसिद्ध हो रहा है आजकल, यंग सा है, बागेश्वर बाबा, इसके पास वो सिद्धि है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एस्ट्रो ट्रेवलिंग बोलते हैं इसको। जब आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी से आपका जो सैटेलाइट बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर जाता है। उसको आप सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हो। जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि अगर कुछ चीज आपको याद करनी है ना, तो वो वाला चैप्टर निकाल के तकिए के नीचे रख के सो जाओ, लेकिन एक बार देखो उसको कि क्या पढ़ रहा हूं तुम्हें, करके देखो। मैंने तो अगर नहीं किया, लेकिन मैंने कहीं सुना है, जिसमें आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के और उसको अपने तकिए के नीचे ऐसे खोल के और रख के सो जाओ। योर माइंड विल योर सबकॉन्शियस माइंड विल ऑटोमेटिकली लर्न द चैप्टर। आपका पूरे माइंड, अपने माइंड को टास्क दे दिया आपने, ये वाला चैप्टर है जो मेरे तकिए के नीचे रखा है और याद, तो पूरी तरह याद नहीं होगा तो इतना पक्का है कि वो जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप सुबह को कुछ के आपने पढ़ दिया। तो जैसे मान लो आपको कोई थॉट भी अच्छा क्रिएट करना है, तो उसके ये टाइमिंग्स बताते हैं कि जैसे आपने किसी चीज को, मुझे अपनी चीजों को समय पे करना है, ये थॉट जो है लाना है, तो आपने उसको रात को लिख के सोए उस कॉपी में, और सबसे पहले उठते ही उस थॉट को दोबारा पढ़ना, दोपहर में उस थॉट को फिर पढ़ना है, रात को उस थॉट को फिर पढ़ना है, पढ़ के सो जाना है, उठते ही उस थॉट को फिर पढ़ना है। अगर ये काम आप 21 डेज एंड ऑनवर्ड्स करते हो, तो वो थॉट आपके, हाँ हाँ कर रखा है, तो वो थॉट जो है प्रभावी रूप से आपकी लाइफ में चीजें, फिर आप ऑटोमेटिकली ना अपने काम को समय पे करने लगो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी है, विजुअलाइजेशन करना है। मैं यूपीएससी का रिजल्ट आया, सब लोग जो है मुझे बधाई देने आए, ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत मतलब मस्ती कर रही हूँ,
ठीक है, फुल म्यूजिक पे बहुत सारे प्रेस पर्सन जो है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, वहां 16 लाख में मुझे बधाई देने गए हैं। फिर मैंने लाल बहादुर अकेडमी ज्वाइन कर ली है और मेरी पहली पोस्टिंग है, मेरी गाड़ी ऐसी है, मेरा घर ऐसा है। अगर आप ये वीडियोज विजुअलाइज करो और बिना रीजनिंग करे, क्योंकि आस्था और विश्वास जो है तर्क की शक्ति पे नहीं चलते, थोड़ा थोड़ा तर्क को कम करके अगर आप रोज ये विजुअलाइज करते हो पूरी इंटेंशन के साथ, तो वो घटना आपकी लाइफ में घटित होगी। गेटिंग नॉट मैकेनिकली नहीं करना है। मैकेनिकली तो क्या होगा, भाई करना है बस, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, मैकेनिकली नहीं करना। मैकेनिकली मतलब ऐसे ही नहीं करना है, उसको विश्वास के साथ डीप में डूब के करना है। रीजन नहीं लगाना कि मैं, अरे मैं आईएएस कैसे बन सकूं, अगर ये थॉट आ गया तो काम खत्म हो गया। अगर आप ऐसा करती हैं, विजुअलाइजेशन आप करते हो, तो आपकी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको डायरेक्ट करेगा। आप पढ़ाई के आवर्स बढ़ जाएंगे, आप वो सब करने लगेंगे धीरे धीरे जो लोग बनने बनने करते हैं। एक और भी थ्योरी, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का जैसे आपका ओरा होता है, जैसे भगवान की तस्वीर के पीछे नहीं लगा रखे होता है वो गोल गोल, देखते सर के पीछे एक गोल गोल लगाते हैं, वो आपकी फोटो, आप अपने फोटो को देखो, गौर से देखते रहो, तो आप अपनी फोटो के साथ भी आप ऐसी लाइफ में रखो के साथ साथ थोड़ा गौर से उसको देखो कंटिन्यूसली, धीरे धीरे आपको उसके चारों तरफ कुछ आज करके देख लेना, लेकिन शांति के साथ कॉन्शियसली उसको देखो, अपनी फोटो के चारों तरफ आपको कुछ दिखाई दे। ठीक है, तो वो हमारा जो ओरा है, हमारी रेडिएशन है बॉडी की, वो है। तो जैसे जैसे आपके माइंड के थॉट होते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे लोगों के संपर्क आपके साथ होते चले जाएंगे। ठीक है मेरी बात। अब मान लो आपके थॉट्स हो रहे हैं तैयारी करने, आप अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन करने वाले होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी दोस्ती, आपके एरिया में जो भी जैसे डिश एंटीना नहीं होता है, सिग्नल्स टाइप, आपके एरिया में जो भी उस तरह के माइंड लाइक माइंड लोग होंगे, किसी न किसी तरीके से वो आपसे, किसी नेचर अपने आप करती है काम, वो किसी न किसी बहाने से कोचिंग में या कैसे कहीं भी आपके संपर्क सूत्र में आएंगे। तो आपके दोस्त भी वैसे ही बनते हैं जैसे आपका अंदर से माइंड है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आप जैसे हैं। उसके पीछे यही होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है, आपका ओरा क्या है। तो जैसे जैसे आपके थॉट्स बदलते जाएंगे, आपकी संगति बदलती जाएगी। उसका कारण क्या है कि अब आप एक डिफरेंट टाइप के लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा इस पे आपकी पढ़ाई के साथ भी, जब ये सबकॉन्शियस माइंड ये समझ में आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि एथिक्स क्या है और मोरलिटी क्या है। तो एथिक्स जो है, जब ये चीज समझ में आ जाएगी, तो ये समझ लो कि ये काम, एथिक्स का जो काम है, वो सबकॉन्शियस क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस को किस में बोलते हैं, अर्थ करने ऐसा कुछ देख लेना हिंदी में, माइंड, मन, ऐसा कौन सा मन बोलते हैं। तो एक चीज तो समझ में आई ना कि हम क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं सुधरते। रोज अपने आप से वादा करने के बाद, मम्मी की डांट के बाद, टीचर्स की डांट के बाद, हम हमें परिवर्तन क्यों नहीं आता। क्योंकि परिवर्तन जो है आपका तरीका ठीक नहीं है। जैसे मान लो पैर में घुटनों में दर्द हो और सर में दवाई लगाते हैं, नहीं समझे मेरी बात। जैसे मेरे साथ हमारा बच्चा 2 साल छोटा वाला था, जब 2 ढाई महीने का, बड़े वाला, उसके स्किन पे कुछ स्पॉट्स आ गए, बाद में और बढ़ गए। हमने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, बहुत सारे एमडी स्किन स्पेशलिस्ट उसको कुछ लगाने का और एक कुछ दे दिया, कोई आराम नहीं मिला।
फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया, आगरा में सबसे मशहूर, उसने बताया मैस्टोसाइटोसिस। मैस्टोसाइटिस मैंने गूगल पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें स्किन कैंसर से लेके एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर बहुत कुछ आता है। हमारी मैडम ने रो रो के पूरा बेहाल कर दिया उस दिन। अगले दिन मैं एम्स गया। जाहिर सी बात है, एम्स में गया तो वहां का जो एक वहां रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर से छोटे डॉक्टर होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो जैसे मान लो बड़े डॉक्टर को भेजने से पहले वो हिस्ट्री हिस्ट्री सब पूछते हैं, क्या हुआ, कब से है, क्या है, पर्चे में सब। हमने उसको दिखाया, उसने अपने, उस पर चाबी थी या पेन था भगवान, उसने उस चाबी से उस डब्बे पे ऐसे टच किया, उसके पास लिख दिया अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, मतलब ये स्किन एलर्जी का नाम है। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कुछ खास बात नहीं है, उम्र के साथ साथ ये अपने आप खत्म हो जाएगी। और उन्हें 16 रुपए का एक सिरप आता है एलोरेड, उससे वो 15 साढ़े 15 रुपए का था। बोला आधी चम्मच सुबह दे देना, आधी चम्मच शाम को दे देना, जैसे जैसी उम्र बढ़ेगी अपने आप धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। और स्विमिंग पूल में मत भेजना, छोटा मोटा जो है जहाँ गंदा पानी हो वहां। अब सोचो एक एम्स के डॉक्टर और एक जो जो शहरों के जो डॉक्टर जिनको नाम नहीं जाने, जो आपको आपके जीवन को नरक बना सकते हैं, और वहां के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने तुरंत लिख दिया बिना कुछ करे डिजीज का नाम। तो ये इसको ज्ञान का जो वैल्यू होता है वो यही है। वहां पे पूरे इंडिया के मरीज आते हैं और उनको एम्स वाले चाहते हैं ये आदमी पर दोबारा नहीं आना चाहिए क्योंकि भीड़ है। और जो जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास तब तक आ जाना चाहिए जब तक कि पूरा इसका खून ना निचोड़ दे। इसलिए अगर आपकी फैमिली में किसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो समझ में नहीं आ रही, तो उसका डायग्नोसिस के लिए तो एम्स जरूर जाना चाहिए। वो लोग भगवान की तरह है, वो आपको वो बात बताएंगे जो एक्चुअल में होनी। तो इतनी इतना इतना वैल्यू होता है। तो ये डॉक्टर्स की एथिक्स आजकल नहीं रही, ये एथिकल इश्यू है। जैसे कोई डॉक्टर ने आपके इतने टेस्ट लिख दिए जिनकी जरूरत भी नहीं थी। जब आप जाते हो डॉक्टर के तो 2 4 5 टेस्ट तो ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो ये खेल किसका है? एथिक्स का है। एक डॉक्टर को अपने पेशे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको उसका संपूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान वो व्यवहार में आना चाहिए। समझ गए एथिक्स? मोरल्स की साइंस एथिक्स का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो मेरे आपका आप किसी कोचिंग सेंटर में, मानो कोई लड़की, आप किसी काउंसलर, एक बड़े कोचिंग सेंटर में मान लो आप में से कोई लड़की काउंसलर है और उसके पास उनके जान पहचान का कोई बुजुर्ग आए, उनको बेटा इस कोचिंग सेंटर का नाम बहुत सुनते हैं, क्योंकि इसकी फीस 2 ढाई लाख रुपए है, और मेरे पास पैसे नहीं जब मैं खेत बेचना पड़े। तो उस काउंसलर को ये पता है हमारे कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती है, और इससे कम पैसे में और भी कोचिंग में पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। अब उस काउंसलर को क्या करना चाहिए? तुम बताओ प्राची, तुम वो काउंसलर हो, खड़ा करो।
हाँ, घर का मैटर कहाँ है? वो तो कोई मिलने जुलने वाला आया है, कोई ऐसी है। थोड़ा साफ बोलो शर्मा, सही जा रहे हो? नहीं मतलब उस लड़के को क्या करना चाहिए, क्या बुजुर्ग को क्या सलाह देनी चाहिए कि हमारे यहीं करवा लो या कहीं और करवा लो? एक ऐसे, बाबा खेत मत बेचो, एक और भी कोचिंग सेंटर है, वहां पढ़ाई ठीक ठाक होती है, कम फीस में, वहां पढ़ा लो। उसका खेत बिक रहा है, ये ध्यान में रखना है। कोई नहीं देख रहा, आप हो वो हो। क्या करना चाहिए? है। इसका इसका आंसर सही है, तुम्हारा सही नहीं। एथिकली जो है, एथिकली तो वो ठीक है, उसको कहने बाबा यही पढ़ाना है आपको, वो एथिकली उसने उसने ये कहा कि बाबा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप 2 लाख रुपए खेत बेच के दो, कोचिंग बढ़िया है, आप यह बच्चों को यही पढ़ाओ, ठीक है। तो उसने मान लो अगर ऐसा किया, एक ए ऑप्शन किया, तो एथिकली तो करेक्ट है। उसका धर्म जो है, जैसे जहां संस्था में वो काम करती है उसके प्रति उसको वफादार होना चाहिए, लेकिन मोरली वो करेक्ट नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? मोरली, नैतिकता से वो नैतिकता का उल्लंघन कर रही है, लेकिन एथिकल, मान लो उसको कह देती नहीं बाबा, एक कोचिंग सेंटर दूसरा है वहां पढ़ा लो, तो मोरली तो करेक्ट हो जाती, और एथिकली इनकरेक्ट हो जाती। तो उसका सही आंसर ये है, उसको क्या करना चाहिए, उसको एथिकली करेक्ट होना, क्योंकि जिस संस्था में, जहां आप जुड़े, जब आप अफसर बन रहे हो आप, तो आपकी नौकरी के अंदरूनी बहुत सारे हिस्से आपको पता हो, जो आपको ही पता है। कई बार आप ऐसे आदमी को करना पड़ेगा आपको, जो अंदर से मोरली आपको ठीक नहीं लगेगा कि गलत हो रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपको अपने जॉब के साथ भी न्याय करना है। एथिक्स जो है एक बड़ा एरिया है, मोरलिटी उसका एक हिस्सा है। एथिकली, मोरली, एथिकल जो करेक्ट होता है वो मोरली करेक्ट भी हो सकता है। नहीं सॉरी, जो एथिकली करेक्ट हो जरूर नहीं हो मोरली करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई मोरली करेक्ट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ती है, कभी कभी दोनों साथ साथ हो सकते हैं। आप एथिकली भी करेक्ट हो जाओ और
मोरली भी करेक्ट हो जाओ, तो वो आपका जो क्वेश्चन हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जैसे मानो दो कोचिंग सेंटर हैं, बराबर के हैं, बराबर फीस लगती है, आपके पास आ गया, आपके ताऊ जी आ गए, बेटा तो साफ साफ बता दे, जहां तो ये काम कर रही ये ठीक है कि वो ठीक है। आपको पता है कि हमारा कोचिंग सेंटर उससे कम नहीं, तो आपने कहा बाबा यही ताऊ जी यही पढ़ाओ, तो आप एथिकली भी करेक्ट हो और मोरली भी। कई बार हम ऐसे लोगों को कहते हैं भाई तू घर जैसी बात बता, ऐसे बोलते हैं ना, से कोई कहीं लग रहा है किसी डिपार्टमेंट में है, हम उसे कहते हैं भाई बाकी तो तुझे पता है, लेकिन जो घर जैसी बात है, जो अंदर की बात है वो, तो अंदर की बात जो नहीं बताते हैं वो एथिकली करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के साथ जो है, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो नहीं करते। एक टर्म होता है इंटीग्रिटी, मैडम कब आएगी? चलो जा, अभी जा रहा हूं मैं भी। ऐसे दो टर्म है, एक तो इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्ट। सत्यनिष्ठा, अगर आप अफसर बने तो आपको सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी, मैं ईमानदारी पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम करूं। स्वाति क्या होती है सत्यनिष्ठा? एक होती है ईमानदारी, दोनों में अंतर बताओ शहबाज। ऐसे कभी मतलब पहले पढ़ा है नहीं, कभी आज तक नहीं पढ़ा इस बात, ये किसको पता होगा, पढ़ा होगा? और कौन बताएगा शहबाज? उधर से कोई बताओ। हाँ, पड़ोसी से पूछने वाले आप खड़े होंगे, एक लड़की हाँ तुम खड़ी, हाँ ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। हाँ बता अंशु, शाबाश। ईमानदारी और सत्य, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है? सत्यनिष्ठा। हाँ, इसका मतलब तो सुन ही नहीं रही थी मैं क्या पूछ रहा था।